हे गाइस अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस से रिलेटेड हमारा जो एक टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, फिर बाद में हमारे सिर्फ थोड़े से कंपाउंड्स वगैरह जो रह जाएंगे वो होंगे। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा बहुत थोड़ा सा रह गया है, जो बेसिक्स हैं वो हमारी बहुत कम रह गई हैं। सिर्फ रेडिएशन से रिलेटेड रह गया है या फिर हमारे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस रह गए हैं, बहुत थोड़ा रह गया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन एंड रेडियो एक्टिविटी। बाकी सारे जो ऊपर रेडियो एक्टिविटीज और टॉपिक्स हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस कर लेंगे, वो हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है, व्हाट इज दिस पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपको पता ही है, पॉलीमर्स एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। लाइक छोटे चीज़ें जो हैं वो मिलकर जो बड़ी चीज़ बनाती हैं, उस बड़ी चीज़ को, इस प्रोसीजर को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो बड़ी चीज़ होती है उसको पॉलीमर बोलते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म दी पॉलीमर्स। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, एक मेजर बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी ये बन जाती है, एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड दी मोनोमर्स कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नेटवर्क और चेन लाइक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, जो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक लार्ज नेटवर्क या चेन लाइक प्रोसीजर बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर को मैक्रोमोलेक्यूल भी कहते हैं। Okay, these polymers are also called as the macromolecules having linear और branched structure. ये में भी linear structure भी हो सकता है, सीधा chain में हो सकता है, या फिर इसका branched structure भी हो सकता है, मतलब grapes type branching form में हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास polymerization आ जाती है। जनरल आपको यही पता होना चाहिए कि polymerization polymers formation होती है, और polymers जो हैं वो बड़ी चीज़ होती हैं, macromolecules होती हैं। वो किससे बन रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पॉलीमर्स बन रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन वाया द स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनके दरमियान डिफरेंट स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कंबाइन टुगेदर होते हैं और ये स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ये नहीं होता कि पॉलीमर्स ऐसे पड़े पड़े खुल रहे हों, कुछ भी नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी वगैरह की। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच दीज मोनोमर्स कम टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट पॉलीमर्स। इधर हमने एग्जाम्पल दे दी है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने दी है। स्टाइरीन की मैंने दी है, ढेर सारी स्टाइरीन मिलकर पॉलीमराइजेशन करती हैं और पॉलीस्टाइरीन बन जाता है। ठीक है, जनरल टाइप्स हमारे पास इसकी जो दो आ जाती हैं, आपने इतनी डिटेल में टाइप्स नहीं पढ़नी, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आपने इतना डिटेल में आपने ये जनरल टाइप्स को नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। एडिशनल में आपको पता है कोई चीज़ ऐड हो रही होती है, और कंडेंसेशनल में आ जाता है कि कोई चीज़ रिमूव हो रही होती है। ठीक है, जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन है उसमें क्या है, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स है। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस तरह से भी वो कंबाइन कर रहे हैं वो वैसे ही वैसे कंबाइन करेंगे, और उनका एक ऐसा है रिजल्टिंग जो मैक्रोमोलेक्यूल बन रहा है, उसमें सारे के सारे एटम्स होते हैं जो कि हमारे मोनोमर्स कंबाइन करके बना रहे होते हैं। ठीक है, हियर मोनोमर्स एट वन अनदर इन सच अ वे दैट मैक्रोमोलेक्यूल प्रोड्यूस कंटेन ऑल द एटम्स ऑफ द स्टार्टिंग मोनोमर्स। ठीक है, जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसके सारे के सारे एटम्स मौजूद होते हैं हमारे रिजल्टेंट मैक्रोमोलेक्यूल में, जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स नहीं होते, कोई ना कोई चीज़ छोटी मोटी कहीं ना कहीं से लॉस हो रही होती है, लाइक लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स और द बाई प्रोडक्ट्स लाइक दी पोलीअमाइड्स, प्रोटीन्स, वाटर, किसी का भी वेस्टेज हो रहा होता है, किसी का भी लॉस हो रहा होता है, किसी छोटी चीज़ का लॉस हो रहा होता है, फिर जाके जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वो सारे के सारे डजंट कंटेन ऑल दी एटम्स। ठीक है, उसमें सारे एटम्स नहीं इंक्लूडेड होते, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। ठीक है, इट इज़ द रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ ट्राई और बाय फंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है, देन सेकेंडली हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारा एक बहुत वास्ट टॉपिक बन जाता है अगर हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि डिटेल में पढ़ें। केमिस्ट्री में अगर आपने केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आपको रेडियो एक्टिविटी काफ़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं पता होना चाहिए। इसमें जस्ट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, और जो मेजर चीज़ें आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, या क्या प्रोसीजर है, डेफिनेशन है, किसने प्रोड्यूस किया, मतलब किसने डिस्कवर किया, वो आ जाता है, या फिर डायग्रामेटिकली आप कोई छोटा मोटा आप बता दें। सिंपल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए रेडियो एक्टिविटी की और पॉलीमराइजेशन की। जितनी भी मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बताई हैं उन सब की आपको सिंपल जितनी मैंने आपको नोट्स वगैरह दिए हैं, ये जो मैंने अपलोड किए हैं, ये इतने काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट तो रखा नहीं हुआ, अगर आपने रखा हुआ है तो फिर आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ये एक सिंपल एमिशन ऑफ रेज है। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल एमिशन ऑफ रेज, दीज रेज आर कॉल्ड दी न्यूक्लियर रेडिएशंस। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको न्यूक्लियर रेडिएशंस की काफ़ी सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपने इधर मेजर पॉइंट्स आपने याद रखने, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, एमिशन ऑफ रेज है। डिस्कवर किसने किया था, हेनरी बिक्वेरल ने किया था, 1896 में ये डिस्कवर किया गया था।
रेडियोएक्टिव से क्या हुआ, किस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हुआ था, ये एक यूरेनियम में हुआ था बेसिकली, यूरेनियम में। तो बाद में मैरिन क्यूरी वगैरह जितनी भी जिन्होंने भी किया था वो किसी और में किया था, इन्होंने यूरेनियम में किया था। फर्स्टली ये यूरेनियम में हुआ था, ठीक है। Spontaneous emission of ionizing radiation as a consequence of a nuclear radiation or directly from the breakdown of an unstable nucleus, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन की वजह से जितनी भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उन सब को रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं, ठीक है। एक जो रेडियो एक्टिव एटम होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यूरेनियम है, रेडियम है, ये सारे जो हैं ये रेडियो एक्टिव लाइक रेडिएशंस देते जाते हैं, मतलब रिलीज होती जाती हैं, लेकिन बाकी सब में कुछ इस तरह का नहीं है। ये रेडियो एक्टिव है, इसमें टाइम टू टाइम बहुत लंबी लंबी देर में, मतलब साल बाद इतनी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनकी न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती रहती है क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है। Disintegration of heavy metals like uranium, radium into alpha, beta and gamma radiations is the radioactivity, ठीक है। अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो उनकी एमिशन हो रही है उसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव डिके। इसको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव डिके, मतलब रेडिएशंस जो एमिशन हो रही है उस एमिशन को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव डिके। ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है वो। हियर इज इन दिस डिसइंटीग्रेशन अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट कर देती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसको स्टेबल न्यूक्लियस में कर देती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो हमारी एमिट आउट होती हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके मैंने आपको बता दिया है। जो 3 चीज़ें हैं हमारी रेडियोएक्टिव डिके की वो ये हैं, जो अभी एमिशन हो रही है रेज की, रेडिएशंस की, उसको क्या बोला जाता है, रेडियोएक्टिव डिके। अल्फा, बीटा, गैमा हम डिस्कस कर लेते हैं स्लाइटली से, आपने डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव वाइज। अल्फा में जो होता है वो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होती हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये, और इसकी बहुत लेस पेनिट्रेशन पावर होती है एज़ कम्पेयर टू गैमा एंड बीटा। सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स की होती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी नीचे बता देती हूँ। इनका मैस जो होता है वो बीटा से ज़्यादा होता है, बीटा से ज़्यादा हैवियर होते हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन कम होती है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है, हायर पेनिट्रेशन है अल्फा से रिलेटेड और अल्फा से लाइटर हैं क्योंकि इनका लाइटर मैस है, ठीक है। इनका मैस लाइटर है तो ये लाइटर हैं अल्फा से, नेगेटिवली चार्ज हैं, पेनिट्रेशन हाई है, ठीक है। गैमा पार्टिकल्स में क्या आ जाते हैं, ये फोटोन्स हैं, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैविंग लो वेवलेंथ, वेवलेंथ इनकी लो है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इसकी हाई है, ठीक है। और इसका चार्ज नहीं होता, उसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव से, लेकिन इसका न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज इज न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता और इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा दोनों से ज़्यादा है इसकी पेनिट्रेशन पावर। ये डायग्रामेटिकली आपको ये पता चल जाएगा। ये जो अल्फा है, अल्फा सिर्फ टिश्यू पेपर से या किसी भी पेपर जो पीस ऑफ पेपर होता है हमारा, जो कॉपी का पेपर होता है, उससे स्टॉप हो जाती है, आगे पेनिट्रेट आउट नहीं हो सकती है, इधर पेनिट्रेशन हो जाती है ख़त्म, ठीक है। और जो बीटा है वो पेपर टिश्यू वगैरह में से गुजर जाता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम फॉयल जितनी थिकनेस है उसमें से बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करती, उसकी पेनिट्रेशन एल्यूमिनियम फॉयल जितनी तक होती है, उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ों में वो नहीं पेनिट्रेट फर्दर पास आउट नहीं करती, ठीक है। देन हमारे पास आती है कंक्रीट वॉल एंड लेड, जो बहुत थिक और हैवी, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, मोर इन स्ट्रेंथ होती हैं। इन सब में से हमारी जो गैमा रेडिएशंस हैं वो पास आउट कर जाती हैं, टिश्यू में से भी गुजर जाती है, एल्यूमिनियम से भी गुजर जाती है, कंक्रीट वॉल में से भी गुजर जाती है, लेड में भी से। इसकी पेनिट्रेशन पावर तीनों में इनकी इस गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स कैन बी कंप्लीटली स्टॉप बाय द शीट ऑफ पेपर, बीटा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप बाय एल्यूमिनियम शील्डिंग, जो एल्यूमिनियम फॉयल वाली शील्ड आपने देखी हुई है उससे। और जो गैमा रेस हैं वो कैन ओनली बी रिड्यूस बाय मच मोर सब्सटेंशियल मैस, कोई बहुत बड़ा हैवी थिक लेयर होगी ना लेड की, फिर जाके उसकी स्टॉप होती है, ठीक है। देन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। पॉलीमर इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर इन टर्न मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड द मोनोमर्स। पॉलीमर जो है वो हमारा मैक्रोमोलेक्यूल है, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि रिपीटिंग यूनिट से बनता है और रिपीटिंग यूनिट्स जो स्मॉलर होती हैं उनको मोनोमर्स बोला जाता है, ठीक है। और जो टर्म पॉलीमर है, पॉलीमर, पॉली मीन्स ढेर सारे, पॉली मीन्स ज़्यादा, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स रेफर टू एज दी मैक्रोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल्स। और रेडिएशंस जो हैं वो हमारी टेम्परेचर, केमिकल स्टेट और प्रेशर वगैरह से वेरी आउट नहीं होती, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक 2-3 डेज़ में हमारा ये फर्स्ट मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम बायोलॉजिकल टॉपिक जो है हमारा वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।